हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भाषा विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो है फेस्टिवल के कारण वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही शोरगुल होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस कारण मैं नहीं लेकर आ पा रही थी क्योंकि बगल में ही काली जी का मंदिर था और छठ पूजा भी था साथ में। तो ये फेस्टिवल होने के कारण मैं नहीं ला पा रही थी टाइम पर वीडियो। तो अब एग्ज़ाम तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सारे वीडियो जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण टॉपिक से बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का, या फिर आपका बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और 6 टू 8 हो। तो ये मैं सारे प्रश्न करवाने वाली हूँ जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न बनने ही वाले हैं। तो आज मैं भाषा विज्ञान से जो कि 2-3 वीडियो होगा, उसमें 2-3 भाग में मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये मैं करवा दूँगी जितने भी भाषा विज्ञान से, चाहे वो उपभाषाएँ हों या जितने भी महत्वपूर्ण जो भाषाएँ हैं, तो जितने भी प्रश्न बनते हैं वहाँ से मैं सारे प्रश्न करा ही दूँगी, ठीक है। तो बने रहें मेरे साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो ये saussure हैं, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड है 1857 से 1913 का, और ये आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में इनका नाम लिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे हुए हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? तो ये है उच्चारण की सुविधा। तो मैं जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करूँगी क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। तो चलिए, जो मुख्य बात है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही सिर्फ कराऊंगी, फालतू का यहाँ पे बात नहीं करना है। तो चलिए, इसको मुख शुक भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी का बनारस जो रूप हुआ है, तो इसका विकास के उदाहरण क्या है, क्यों हुआ है? तो ये व्यंजन विपर्य के कारण हुआ है, तो ध्यान रखना है। और ये स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य, अक्षर विपर्य 3 तरह के होते हैं, जो कि वाराणसी का बनारस जो रूप है वे व्यंजन विपर्य के कारण हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टकसाली भाषा कहते हैं, तो ये परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की जो प्रकृति होती है वो जटिलता से सरलता की ओर जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है? तो एक निश्चितता रहती है। अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर कैसी हो जाती है? तो वो सरल हो जाती है। अगला प्रश्न है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? तो ये चीनी भाषा परिवार से, यानी कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। और ये इस परिवार का जो मुख्य भाषा है वो चीनी है, और ये विशेषता चीन, तिब्बत और बर्मा में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परिभाषिक शब्दावली। अगला प्रश्न है कि परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो ये ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए है, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये उसी सब लिया जाता है। चलिए, कहा जाता है उसे। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है भाषा वैज्ञानिक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो ये वस्तुनिष्ठ शैली से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो ये अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है, जैसे मीटर हो गया, रेडियो हो गया, थर्मामीटर हो गया, यही सब। कार्यालय भाषा हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये अभिधात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जो शब्द की 3 शक्ति अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, जो कि अभिधा है सरल, स्पष्ट, सीधा, जो कि समझ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, तो ये अंग्रेजी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
देख ली, एक नज़र देख लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है जिसे राजभाषा कहा जाता है। और एडिटर, एडिटर कहा जाता है संपादक को। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ट्रेनिंग को प्रशिक्षण। और रिजर्वेशन जो कि आरक्षण कहा जाता है। और अपॉइंटमेंट जो कहा जाता है ये नियुक्ति को कहा जाता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कहा जाता है जिसको हिंदी में पंजीकरण कहा जाता है। तो ये आपका जो व्यवहार में बोला ही जाता है ये सब भाषाएं। तो चलिए ये तो बन ही जाएगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, बाकी सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी और धीरेन्द्र वर्मा ये सारे भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो कौन है, तो बाल गंगाधर खैर हैं। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन, तो ये श्री बाल गंगाधर खैर अध्यक्ष की अध्यक्षता में 7 जून 1955 में राष्ट्रपति के आदेश में ये अंतर्गत निर्मित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो बाल गंगाधर खैर। तो ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाएगी और जाती ही है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो कौन सा है, तो शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहा जाता है, तो शब्द ही कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, तो संपर्क भाषा हिंदी में है, क्योंकि अगर संपर्क भाषा अंग्रेजी में रहेगी तो क्या सभी अंग्रेजी से वाकिफ हैं, सब बोल लेंगे एक दूसरे से, तो ये भारत में उतना भी संभव नहीं है, क्योंकि गांव कस्बे जितने भी हैं वहाँ पे आपका अंग्रेजी कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हिंदी सब कोई समझ पाएगा और नहीं भी समझेगा लेकिन वो इतना तो समझ ही जाएगा कि ठीक है ये इसका अर्थ होगा। तो इस तरह संपर्क भाषा हिंदी ही है हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ से हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। और डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये संपादक थे, ठीक है, ध्यान रखना है। इन्होंने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, जो कि यहाँ पे दिया है कि अपनी पुस्तक, तो ये इन्होंने संपादन कार्य किया था, ना कि इन्होंने लेखन कार्य किया था, तो ध्यान रखना है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव, अच्छा सॉरी धीरेन्द्र वर्मा नहीं है, धीरेन्द्र वर्मा संपादक है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मेरे भी पास है, तो काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनते हैं इनके बुक से। तो इन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शोर श्रेणी अर्धमागधी और मागधी से हुआ है, जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र जो हैं वो उन्होंने कोई साहित्य नहीं लिखा बल्कि उन्होंने संपादन का कार्य किया है, तो ये डिफरेंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, तो मसनवी को नहीं मानेंगे, बाकी बात संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी और हिंदुस्तानी ये सारे हैं हिंदी की शैलियाँ। और ये फारसी की शैली है, मसनवी शैली जो है फारसी की शैली है, ये प्रेम मार्गी काव्यों ने ज़्यादा प्रयुक्त किया है उस टाइम आदिकाल में। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत है उसे छांटना है आपको। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, किसी की बाप की संपत्ति नहीं होती, तो ये तो गलत है भाई। और भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, तो बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, अनुकरण से ही तो बच्चे सीखते हैं। तो देख लीजिए भाषा की विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यहाँ से जो प्रश्न आपके बनेंगे वो 6 to 8 में बनने वाले हैं और 9-10 में बनने वाले हैं। और जो हायर का रहेगा यानी कि 11वीं और 12वीं का जो प्रश्न रहेंगे वो थोड़ा उच्चतर लेवल के पूछे जाते हैं, जो मैंने करवाया है ऑलरेडी और करवाने ही वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ।
तो देख लीजिए इसकी प्रमुख विशेषताओं पे। भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनतम से सरलतम की ओर जाता है, गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो ये पैतृक संपत्ति नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से जो आपका है, तो आज मैं यहीं तक करा देती हूँ, क्योंकि कम प्रश्न रहेंगे तो आप लोग ज़्यादा देखेंगे इसको, और ज़्यादा हो जाएगा तो बोरियत महसूस होने लगती है। मैं भी ऐसा फील की हूँ अपने टाइम पीरियड में, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी एक टाइम में, तो मैंने भी ऐसा, जो मैराथन होते थे बहुत बड़े बड़े, तो वो बहुत ही मुझे बेकार लगते थे। और ज़्यादातर लाइव की क्लास जो होती थी उसमें जो कमेंट वगैरह होते थे, तो उससे ज़्यादा माइंड जो है ना, अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम जो। तो इसीलिए मैं जो ऑफ़लाइन ही क्लास देखती थी, जो भी क्लास मैंने देखा है तो ऑफ़लाइन देखती थी, ऑनलाइन नहीं देखती थी, बहुत ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और चलिए अब जो अगला जो वीडियो होगा आपका, वो हिंदी की बोलियों से, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो यहाँ से आपका 100% आप श्योर रहिए कि यहाँ से आपके प्रश्न जो हैं वो बनने ही वाले हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे मैं कराने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे ज़रूर से देखें और बने रहें मेरे साथ। मैं अभी एग्ज़ाम तक पूरे आपका कवर करवाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें मेरे साथ।